करता हूं भूपेश जी को। दान देना उदारता का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक है। और दान को ग्रहण करने के लिए जब हम हाथ फैलाते हैं तो ये हमारे अहंकार को नष्ट करता, हमारे ईगो को खत्म करता है। ये लोक तत्व तो हमारी परंपरा का बड़ा मजबूत हिस्सा है। और पश्चिम की जो आंधी चली आ रही, जिस आंधी में बहुत कुछ बहता है जिसको हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है ये छेरी छेरा ये बड़ा मजबूत जवाब है। मस्ती भी है, डांस भी है, वो सारे स्टेप हैं, आप सहमत होंगे, जो तमाम आपके पॉप सॉन्ग्स में होंगे उससे बेहतर हैं ये स्टेप्स। तो कैसे आप देखते हैं, आपके भीतर ये जीवंतता आरंभ से रही, किस तरह से आप अपनी युवावस्था में इन लोक पर्वों को बचपन में याद करते हैं? आप अलग अलग आप हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि बहुत सारी संस्कृतियां हैं और हर संस्कृति का अपना महत्व है और इन्हीं संस्कृतियों से मिलकर ही हिंदुस्तान बना है। तो संस्कृति को आप अलग नहीं कर सकते देश से। जो भारतीय संस्कृति है वो सब इन्हीं संस्कृति से, द्रविड़ संस्कृति, आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति, आप चाहे अवध की संस्कृति, भोजपुरी की संस्कृति, ब्रज की संस्कृति, बुंदेलखंड की संस्कृति, बघेलखंड की संस्कृति, ये सारी संस्कृतियां हैं जो जुड़ के एक संस्कृति बनती है, वो भारतीय संस्कृति है। तो इन्हीं से जो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है वो यहां से पनपता है। तो उसे आप दबाएंगे या उसे पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे तो देश कमजोर होगा। क्योंकि इसी लोक तत्व में, लोक जीवन में, उसमें सारी चीजें हैं। उसमें संगीत भी है, नृत्य भी है, संगीत है, उसमें लोक पर्व है, उसकी जीवन शैली है। अभी जब छेरछेरा पुण्य हम लोग मना रहे हैं, ये हर प्रदेश में ये होता है कि फसल आने के बाद त्योहार मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं। जब गेहूं आता है तो हमारे पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे लोग बैसाखी के पर्व मनाते हैं क्योंकि गेहूं की कटाई हो रही होती है। हमारे यहाँ भी धान कटाई के समय उसके पहले पर्व मनाते हैं, फसल अच्छे होता है तो उसके अलग अलग महीनों में अलग अलग पर्व है। लेकिन ये जो छेरछेरा पुन्नी जो है उसका अपना महत्व है कि ये जो अन्नदाता है, किसान है, वो सबके लिए अन्न उपजाता है, केवल अपने लिए उपजाता नहीं है, अपने परिवार का पालन तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो पशु पक्षी सभी जीव जंतु, उससे जो बच जाता है किसान को खलिहान में लाता है। उसके बाद भी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में उजाला लगाने की परंपरा है। गर्मी के दिन में घर के सामने लगा देंगे ताकि चिड़िया आए, उसको दाना मिले, पानी कटोरी रख देंगे, उसे पिए और उसे दाना चुके। तो किसान है वो सब वर्गों की चिंता करता है। और जब खलिहान में जब फसल आ जाए, उसकी मिजाई करके घर में लाते हैं, तो ये जो त्योहार है उसमें सब लोग निकलते हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला, सब ग्रुप में निकलते हैं क्योंकि फसल, अनाज हमारे घर में आया है। और अनाज को बांटने भी आनंद है। जो चीज मेहनत करके हासिल की जाती है और वो उस समय जो किसानों के अंदर में जो खुशियां हैं, वो खुशियां बांटने का एक तरीका है कि सबके घर में अन्न रहे। तो इस समय जो पौनी पसारी है, जो युवा है, महिला है, वो सबके घरों में जाते हैं, एक दूसरे की छेरछेरा पुण्य की बधाई भी देते हैं, गीत भी होता है, संगीत भी है, नृत्य भी है और उत्सव है। और उसके साथ साथ जो आध्यात्मिकता छुपी हुई है इसमें, जो आध्यात्मिक जो तत्व है वो क्या है कि आप कितना भी बलशाली हो जाएं, कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, कितने ज्यादा आपके पास धन हो जाए, कितना ज्यादा ज्ञान हो जाए, उसके बाद यदि अहंकार यदि आपके अंदर है तो सारे गुण है वो अवगुण में बदल जाता है। जितना जाता उदाहरण रावण है, कंस है, ये सारे उदाहरण हैं, दुर्योधन है, वो सारे इतिहास में सब चीज हमारी जो पौराणिक कथाओं में है वो सब चीजें हैं। और ये जो तत्व है कि आप कितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन आपको जब मांगेंगे, आप किसी से हाथ फैलाएंगे तो आपका सर झुकेगा, तो आपका अहंकार जो है वो समाप्त होगा। और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के दुहारना है तो अहंकार को आपको समाप्त करना होगा। बड़ी सुंदर बात आपने कही। और मेरा मन एक दार्शनिक सवाल में उलझ गया था, आप समाधान करिए।
वो बड़ी उदारता से करिए। मैं ये सोच रहा था, थोड़ा आदर्शवादी भी हो गया था, कि छेरी छेरा के इस पावन पर्व पर अगर वो विधेयक भी मांग लिया जाता और उतनी उदारता से दे दिया जाता। लेकिन राजनीति की गलियां क्या इतनी टेढ़ी है, इतनी पेचीदा है? आज सबसे अच्छा समय था कि दीजिए वो विधेयक, हमें दीजिए। उधर से भी उदारता, इधर से कोई पंगा नहीं, इधर से कोई तनाव नहीं, इधर से कोई अहंकार नहीं। देखो, जाने को चल दे, लेकिन जब मन बना ले तो फिर क्या कीजिएगा। पहले तो बात ये हुई थी कि आप चाहे अध्यादेश लाएं, चाहे विधेयक, चाहे विधानसभा सत्र बुला लें, मुझे समय नहीं लगेगा हस्ताक्षर करने में, ये बात भी कही गई थी। इसके पहले आप देखेंगे जब अध्यादेश हम 82% के लाए थे, उसमें दस्तखत हो गया था, 76% में हस्ताक्षर नहीं हो रहा। जबकि आप देखेंगे जब ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण बढ़ाया गया 10%, तो राष्ट्रपति ने उसको रोका नहीं, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। आप देखेंगे कर्नाटक में 50% से ऊपर 56% किया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया। जब एक देश है, एक संविधान है, तो राज्यपाल की भूमिका अलग अलग क्यों होना चाहिए? और इसी प्रदेश में हस्ताक्षर कर चुकी है वो, तो अब क्यों रोक रही है? उनको डर है शेड्यूल 9 की, क्योंकि हमारे जब ये आरक्षण खारिज हुआ 58% वाला पिछले 2012 का, तो हमारे पास विभिन्न वर्ग के लोग आए थे, आदिवासी समाज के लोग आए थे, और आदिवासी समाज ने ही कहा कि भैया इसको अध्यादेश से मत लाइए, इसको विधेयक लाइए, विधेयक को विधानसभा में लाइए, विशेष सत्र बुलाइए, और उसमें शेड्यूल 9 में भी जोड़िए, शेड्यूल 9 में भी जोड़ा जाए। ये आदिवासी समाज की डिमांड थी, और उसके आधार पर विशेष सत्र बुलाया गया, सर्वसम्मति से पारित किया गया, शेड्यूल 9 में भेजने का प्रस्ताव भी किया गया, और तब इनके हाथ पांव फूले और उन्होंने रोक रखा है। तो अभी आप अपने विकल्पों पर विचार निरंतर करते रहेंगे, और अनिश्चित काल अगर कुछ लंबा ही खिंच गया तो क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प ये भी खुले हैं? ये भी प्रदेश के हित में करना ही पड़ेगा। जहां विधि सलाहकार जो लोग सलाह देंगे, तो चाहे कोर्ट जाने की बात हो, चाहे राष्ट्रपति के पास जाने की बात हो, केंद्र सरकार के पास जाने की बात हो, वो निश्चित रूप से करेंगे। भूपेश जी, क्या आपको ये लगता है कि अब ऐसे जब भी क्राइसिस के इशू आते हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं, जबकि सब कुछ बहुत सुपरिभाषित है, तो आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्यों ऐसा हो रहा है? गवर्नर एक बहुत ही सम्माननीय पद है, क्यों किसी सरकार के मुखिया को विवश किया जाए, उन पर कंपल्शन किया जाए कि वो इस विषय पर, हालांकि आपने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है जितना मेरी जानकारी में है कि जो उस महत्वपूर्ण पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, लेकिन ये क्या, ये सियासत कहां तक जाएगी? और कहीं तो इसका कोई अंत होना चाहिए। आपकी पार्टी से भी दिल्ली में बैठे नेता खड़गे जी जाकर मिले एक बार कि साहब ये बड़ा अलग विषय है, इसमें संवैधानिक ढांचा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, ये सब आहत हो रहा है, इससे इस पर निर्णय लीजिए या और विकल्पों के लिए रास्ता खोलिए। अब ऐसा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं, परेशानी कभी कम हुई है क्या? भाई, अनुसूचित क्षेत्रों में जहां जब फॉरेस्ट एक्ट के तहत पट्टा बांटना था, तो पिछले सरकार ने कह दिया था कि सब जगह ग्राम सभा करवाने की बात हुई थी कि ये सबको पट्टा मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये ऐसे कुछ हो गया था कि जितने को पट्टा मिल गया उसको ठीक है, बचत लोगों को अतिक्रमणकारी माना जाए, उसको हट बेदखल किया जाए। हम इंटरवीन किए कि भाई हमारी छत्तीसगढ़ हमने बांटा नहीं है, अभी जमीन बटा नहीं है, देना हमको। वहां से इंटरवीन करके आके हजारों परिवार को न केवल वन अधिकार पट्टा दिया, बल्कि सामुदायिक पट्टा भी दिया, लाखों एकड़ का, हेक्टेयर का, और वन संसाधन अधिकार भी दिया। ये पहले अड़चन जब सरकार बनी थी। फिर दूसरा अड़चन आया कि राजीव गांधी, मतलब 2500 रुपये हम देंगे। राहुल जी आए थे, बोले कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऋण माफी, तो तब भी
ऋण माफी तो हमने कर दिया, एक साल 25 रुपए में खरीदा, दूसरे साल बोले कि 1 रुपये भी समर्थन मूल्य से अधिक दोगे तो बोनस कहलाएगा, और बोनस जो राज्य देगा उसके अनाज हम नहीं लेंगे, हम चावल नहीं लेंगे। और हमको दबाया भी गया। इस साल देखो 62 लाख मीट्रिक टन का हमको आदेश मिला, पिछले साल मिला, उसके पहले क्या कि 26 लाख, मतलब अभी 6.2 है, वो 2.6 हो गया। हमारे धान बच गए, हमको नीलामी करनी पड़ी, 1300-1400 रुपए में बेचना पड़ा। घाटा सह के भी हम किसानों को, अन्नदाताओं को पैसा दिए। उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए। आज ये स्थिति 2500 को वादा था, अब 2640 रुपए मिल रहा है। तो ये दूसरा हर्डल है, बड़ी समस्या कि यदि जनता को, किसान को बोलते कि भाई केंद्र सरकार रोक रहा है, हम नहीं दे सकते आपको, आप समर्थन मूल्य में आपका धान खरीदेंगे, तो जनता के बीच, किसानों के बीच में हम वादा खिलाफी हम पे आरोप लगता। अभी तीसरा एक उदाहरण दे देता हूं, बड़े बड़े उदाहरण दे रहा हूं, छोटे मोटे नहीं दे रहा हूं। ओपीएस की बात आई, अभी मध्य प्रदेश में ओपीएस की बात चल रही है। 17,000 करोड़ रुपया है केंद्र सरकार के पास, छत्तीसगढ़ का। वो किसका है? राज्य सरकार का अंशदान है और कर्मचारियों का पैसा है। ये 17,000 करोड़ 2004 से लेके आज तक। लोग बोलने लगे कि यदि केंद्र सरकार सहयोग न करे तो ओपीएस कैसे लागू हो सकता है। अभी पिछले बजट में कहा आप पैसा रखे रहो, हम तो ओपीएस लागू कर दिए। हमने ओपीएस लागू कर दिया। पहले घोषणा किया था, विधानसभा में किया था, पत्राचार के हमको पैसा दे दो, नहीं दिए, हम दे ही नहीं सकते। कई बार पत्राचार किए, कई बार नीति आयोग की बैठक हुई, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बात हम लोग उठाए, वित्त मंत्री से हमने कई बार रिक्वेस्ट किया, नहीं माने तो हमने रास्ता निकाल लिया, कोई बात नहीं, आप रखे रहो पैसा, किसी न किसी, वो कर्मचारी का पैसा है, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा आपको, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू कर दिया है। अब जो छत्तीसगढ़ में जो भी कर्मचारी अधिकारी रिटायर होगा, 2004 के बाद जो जिसके नौकरी लगी है, वो सबको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। तो ये 3 बड़े हर्डल मैंने बताए। मतलब आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप ये मान चुके हैं कि दुश्वारियों से ही दोस्ती करनी पड़ेगी, मुश्किलों से ही दोस्ती करनी पड़ेगी। भाई हम लोग 10वीं में कुछ पढ़ते थे, नई विघ्न बाधाओं को स्वयं बुलाने जाते हैं, और आ जाए तो उनसे नहीं घबराते हैं। एक दार्शनिक सवाल मैं कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं और हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये कहा जाता है कि हम लोग दूसरे राज्यों के युवाओं की तुलना में थोड़े शर्मीले हैं, पीछे रहते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप इसी छत्तीसगढ़ की माटी के हैं, और जैसा आपने खुद कहा कि बाधाएं बुलाते नहीं हैं, लेकिन आ जाएं तो जम के उनसे भिड़ते भी हैं और अपने स्तर पर समाधान भी ढूंढते हैं। इन युवाओं से जरा आप क्या कहेंगे कि अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मेरी नाक थोड़ी छोटी है, हाइट 6 फीट नहीं है, मैं दिखता कैसा हूं, मेरी जाति क्या है, मेरे पिता बड़े पद पर नहीं है, ऐसे प्रश्न हर नौजवान को कभी ना कभी उम्र के किसी पड़ाव पर व्यथित करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे में वो अपना मनोबल कैसे उच्च रखें जैसे आप रखते हैं? जब इनकी उम्र में था तो मैं भी पीछे बैठता था, मंच में आने पे टांगे कांपती थी, हाँ बिल्कुल, कपकपी छूट जाता था। तो लेकिन अब धीरे धीरे अब ऐसा है कि तालाब में धकेल ही दिए तो तैरना, हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। तो मतलब वही जो पंक्ति सुनाई है भूपेश, एक बार जो जोशीले अंदाज में बता दीजिए इन लोगों को एक बार, और बाधाएं जो आपने पंक्ति पढ़ी। देखिए, नौजवानों से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये रूप रंग और किस घर में पैदा होना, ये आपके बस की बात नहीं है, यह आपके हाथ में भी नहीं है कि किसके घर में आप जन्म लिए, आपका रंग कैसा है, आपका रूप कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, ये सब चीज तो आपके हाथ में है ही नहीं। जो है उसको संभालना है। आप सबके अंदर में कुछ न कुछ विशेषता है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। हर व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ विशेषता है, और उस विशेषता को पहचानने की जरूरत है, और पहचान के उसे देश, पूरे समाज के सामने लाना है उसको, और उससे समाज को आगे बढ़ने में योगदान करना है। युवाओं के मेरा क्या होगा ये सोचना छोड़ दीजिए, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं ये सोचना शुरू कर दीजिए। जब सबका भला होगा तो आपका भला हो ही जाएगा। बहुत अच्छी बात।
ये इसको गांठ बांध कर रखिए आप आदित्य। सर, बस्तर बहुत शांत इलाका है, कुछ दिनों से धर्मांतरण की आग में जल रहा है। ये बस्तर के युवा नहीं हो सकते सर, बस्तर का युवा ऐसा सोचता ही नहीं कभी। उसकी दिनचर्या में चीज आती नहीं कि किसी एसपी का वो सिर फोड़ दे। कौन है इसके पीछे सर? क्यों बस्तर को जलाया जा रहा है? देखिए, बस्तर में बहुत लंबे समय से नक्सलियों का आतंक था, लाल आतंक बहुत लंबे समय से था। हर इंसान, पूरे न केवल बस्तर के बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग एक डर के माहौल में जीते थे कि कल क्या होगा। यहाँ रायपुर में बैठ के भी अखबार देखते थे, कोई घटना तो नहीं घटी, कोई जवान तो घायल नहीं हुआ, किसी कोई नागरिक तो नहीं बम ब्लास्ट में मारा नहीं गया। ये सारी बातें सबके दिमाग में कौंधती रहती थी। आज वो स्थिति नहीं है। धीरे 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 इन समस्याओं का हल हमने ढूंढा और लोग पूछते थे इस समस्या का निदान क्या है आपके पास, तो मैं लोग बातचीत करूंगा, तो लोग समझते थे नक्सली से बात करेंगे। मैं बोला नक्सली से बात नहीं करूंगा भाई, मैं इस मामले में बहुत तर्क वितर्क हुआ, नामदेव भी खुद सवाल पूछे मुझसे, बहुत सारे पत्रकार साथी हैं वो भी पूछते रहे। मैं बोला मैं बात करूंगा अपने लोगों से। अपने लोग कौन? जो आदिवासी हैं, जो परंपरागत रूप से वहां निवास करते हैं, जो पत्रकार हैं, जो वहां जवान तैनात हैं, जो व्यापारी हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनसे मैं बात करूंगा। उनसे बात करके इस समस्या के कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहली बात है कि उसके विश्वास जीता जाए। विश्वास जीतने का काम किया। विश्वास, लोग कैसे विश्वास जीतना, तो उसके लिए अलग अलग स्टेप उठाए। लोगों को विश्वास जमा कि नहीं, ये सरकार तो हमारे लिए सोच रही है। जैसे हमने लोहांडीगुड़ा की जमीन वापस किया, कोई नहीं सोचा था देश में कहीं घटना नहीं। सिंगूर की घटना बहुत हुई पश्चिम बंगाल में, लेकिन आज तक जमीन वापस हो पाया क्या? छत्तीसगढ़ में बिना किसी आंदोलन के सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर में उन 1700 आदिवासियों की 4200 एकड़ जमीन हमने वापस किया। तो आदिवासियों को लगा कि नहीं, ये सरकार हमारे बारे में सोच रही है। आज तक ये होता रहा कि आदिवासी जमीन छीनने की बात होती थी, लेकिन ये पहली सरकार है जब आदिवासी जमीन वापस किया। नंबर 1। नंबर 2, जो लघु उपज है उसके समर्थन में घोषित किया। 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदा। 7 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते थे, 65 प्रकार के लघु उपज खरीदे जा रहे हैं। उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, सही कीमत मिल रहा है। तो लोगों को लगा कि यार ये तो हमको पैसा दे, हमारे मतलब मेहनत का सम्मान मिल रहा है हमको। फिर उसके बाद फिर उनके स्वास्थ्य के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाना। फिर नौजवानों के साथ बैठ के गांव के लोगों को बोले कि ये जो नौजवान हैं यो आपके सहयोग के लिए हैं, आपको हटाने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, प्रताड़ित करने के लिए नहीं आए। उनसे दोस्ती भी कराई और दोस्ती करने का तरीका भी बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बस्तर में सड़कें बनती थी तो लोग समझते थे कि ये पुलिस वाले आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स आएंगे, बंदूक वाले आएंगे, उनके गाड़ी के लिए है। ये सड़क हमारे लिए है। क्यों? उनके पास कोई 4 पहिया वाहन तो थे नहीं, उनके पास कोई मोटरसाइकिल तो थी नहीं, पैदल 50 किलोमीटर रोज पैदल चलना है। तो उनको सड़क की जरूरत क्या है? जिसको पैदल ही चलना है उसको सड़क की जरूरत नहीं। तो जो सड़क बन रही है वो उनके लिए है, जो हमको पकड़ते हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं, हमको मारते हैं, नक्सली समझते हैं। लेकिन अब जब उनके ऋण माफी का पैसा मिला, 2500 रुपये क्विंटल धान का मिला, तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा का पैसा मिला, तो बस्तर के लोग के पास पैसा आया तो इतने ट्रैक्टर खरीदे गए, इतनी गाड़ियां खरीदे गए, इतने मोटरसाइकिल। अब सड़क वो मांगते हैं, उनकी जरूरत हो गई। परिवर्तन क्या है इन 4 सालों में? अब मोबाइल टावर नहीं उड़ाए जाते, अब खुद उसके पास अपने पसंद, सरकार के पैसा से मोबाइल नहीं, जो उनके पास पैसा है अपने पसंद के ब्रांड कंपनी के मोबाइल वो खुद खरीद रहे हैं। ये बड़ा अंतर आया। लेकिन अभी जो नया चीज शुरू हुआ है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, 2 भाई का झगड़ा है, उसको इतना बढ़ाना, तो भोले भाले लोग हैं, उसको भड़काया जा रहा है। लेकिन इस समस्या का भी निदान है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। दूसरी बात, हम बस्तर के भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको यदि कोई शिकायत है, कोई जबरिया या लालच देके कोई धर्मांतरण कर रहा है, सरकार को बताइए ना। पुलिस बैठी, प्रशासन बैठी है, उसके खिलाफ यदि जबरिया धर्मांतरण करा रहे हैं, लालच देके करा रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसे बख्शा नहीं जाएगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन उसे समझाइश देने की जरूरत है कि आप कानून हाथ में मत लीजिए।
सरकार आपके साथ है। यदि आपके साथ आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कृत्य हो रहा है, उसके खिलाफ शिकायत करिए। कार्रवाई करने का काम, उसका जिम्मा राज्य सरकार के पुलिस का है, वो हम करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी से हमने पूछा कि आप दोनों जब मिलते हैं, यानी भूपेश जी और डॉक्टर रमन सिंह जी मिलते हैं, तो पहले मुस्कुराता कौन है? तो उन्होंने ये कहा कि इस सवाल का साफ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, जो भी विरोध है वो राजनीतिक विचारधारा से उत्पन्न विरोध है। लेकिन आप सीधे सवाल को टेकअप करते हैं, मैं जानता हूं। मुझे लगता है मुस्कुराते पहले आप ही होंगे। मुस्कुराता भी हूं, नमस्कार भी मैं पहले करता हूं। क्या बात है, इसका तो आपको तालियों से स्वागत करना चाहिए। सर, 2023 की राह बहुत आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की जाए तो उनका यही कहना है कि किसान हमारे मेन रहेंगे, हम किसान के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन ईडी, आईटी तमाम चीजें हैं सर, जो कहीं ना कहीं रास्ता रोकने के लिए खड़ी है। वो जानते ही बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी, किसानों को पिछली बार निराश किया गया था, बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार भूपेश बघेल के तर्कश में कौन सा तीर है? क्योंकि किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी के भी मूल में रहेंगे सर, और ईडी और आईटी ये तो सब आपको झेलना ही है। आगे का क्या सर? देखो, ऐसा है कि मैं तो इन 5 सालों के जो कार्य हैं उसके आधार पे वोट मांगूंगा। चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे युवा हो, सबके लिए जो मैंने काम किया है। बहुत सारे पालक बैठे हैं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, निःशुल्क पढ़ाई हो रही है। हम उस आधार पे वोट मांगे कि हमने काम किया है, और फिर पार्टी तय करेगी कि हमारे अगले इलेक्शन एजेंडा क्या होगा, घोषणा पत्र क्या है। वो फिर पार्टी बैठ के तय करेंगे कि हम किन मुद्दों को लेकर आगे जाने वाले हैं। वो तो समय के साथ ही होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये बात सही है कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ ये सीबीआई, ईडी, आईटी, डीआरआई और ये सब चीज लेके जाती है। जब तक के महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो वहाँ के जो नारकोटिक्स के जो सेंट्रल एजेंसी है, वो 10 ग्राम गांजा के लिए घूमती रहती थी। अब वो जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गई, एकनाथ शिंदे की सरकार आई है, अब वो सारी एजेंसियां वहां से गायब हो गई। अब राम राज्य आ गया महाराष्ट्र में। न सीबीआई है, न डीआरआई है, न आईडी है, न आईटी है, न ईडी है। यहां तो मेटाडोर में भर भर के लाते हैं भाई गांजा यार। उड़ीसा बॉर्डर से आता है, हम छत्तीसगढ़ में कितने पकड़े हैं, कभी सेंट्रल एजेंसी नहीं आती भाई कि। और वहां 10 ग्राम के लिए घूम रहे थे। अब वहां के हीरो हीरोइन ना वो गांजा पीना छोड़ दिए लगता है। हाँ, नहीं तो आपके लिए एक शेर याद आता है, थोड़ा तोड़ मरोड़ के अगर उसको प्रस्तुत करें कि ये गहलोत जी कभी गुनगुनाएं तो गुनगुनाते होंगे कि उसके दुश्मन है बहुत, मुख्यमंत्री अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, मुख्यमंत्री अच्छा होगा। मेरी तरह वो भी किसी कांग्रेस शासित राज्य का नुमाइंदा होगा। क्या बात है, थैंक यू जी। हमने इस कार्यक्रम को शीर्षक दिया उन्नति के 4 साल, और आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कहीं कोई कोर कसर छोड़ने की कोशिश नहीं की। मुझे ये बताइए कि फिर भी कहा जाता है, जैसा वो बात मिसाल दी जाती है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। अभी क्या बचा है? 4 साल हैं, 2 साल कोविड की चुनौती के थे, और मुश्किलें तो आपकी मित्र हैं ही, जैसा हम सब जानते हैं और आपने भी बार बार कहा। अभी क्या है छत्तीसगढ़ को आप जिस तरफ ले जा रहे हैं? शरद जी, हम लोग समस्या से मुंह नहीं मोड़ते। कोविड तो आया पूरे देश में, पूरे दुनिया में, लेकिन हम लोग अपने साथियों के साथ बैठे और सबसे पहले यही विचार किया, अब लॉकडाउन भी लग गया है, सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? ऐसे समय में कौन आदमी को ताकत देगा? तो सबसे बड़ी चिंता थी कि लॉकडाउन हो गया, सबकी रोजी रोटी बंद हो गया, दुकानें भी बंद है, नौकरी भी जा रही है, किसान के पास भी कोई काम नहीं है, सब खाली बैठे हैं। तो सबसे पहले आर्थिक मजबूती देने का काम किया। सबसे पहले पूरे देश में 3 महीने का चावल मुफ्त देने का फैसला छत्तीसगढ़ में उसे घर पहुंचाकर हम लोगों ने किया। ये पहला काम। फिर 26 लाख परिवारों को सबसे पहले मनरेगा छत्तीसगढ़ में हमने शुरू किया कि लोगों को
लोग काम में लगे रहेंगे, जाक मेहनत करेंगे तो चिंताएं हटेगी नहीं, तो दिन भर वही सोचते कोरोना कोरोना कोरोना, तो आदमी सोच सोच के परेशान। मैं बहुतों लोगों को देखा कि कोरोना के लोगों से थोड़ा सा मीठी बात कर लो, थोड़ा सा उसको बताओ तुमको कुछ नहीं होगा, वो सही में बच गए भाई। मैं मर जाऊंगा सोचते सोचते कई लोग अल्लाह के प्यारे हो गए। लेकिन थोड़ा सा उसको साहस दीजिए कि हम लोग साथ में कैसे, थोड़ा सा हिम्मत करो यार, कुछ नहीं होता। तो हुआ कि वो बच भी गए। तो ये बड़ा साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रेशर दिमाग में लाते रहे। अब बात आर्थिक रूप से हुआ, फिर उसके निपटने के लिए कैसे बाहर से आएंगे, उसके रोजगार मतलब रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और फिर लोगों को विश्वास में लेना कि कैसे हम इसको निपटेंगे। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे मैंने बात न की हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, कांस्टेबल हो, इवन हमारे गांव के जो मितानिन हैं उनसे बात किया और उनकी सेवाएं ली मैंने, उसे सुझाव लिए और जो सुझाव अच्छा लगा उसको लागू भी किया। तो बताने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो समस्या है उसे मुंह मोड़ा नहीं और उससे आगे बढ़कर उन समस्याओं के निदान के लिए हम लोगों ने काम किया है। मूल बात जो है कि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे गरीबी बहुत है, अशिक्षा बहुत है। गरीबी रेखा जीवन यापन करने वाले 40% देश के जो आप देखेंगे तो उसमें है। हमारे यहाँ कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, एनीमिक महिलाएं बहुत है। ये सारी चुनौतियां हैं जिसको हम लोगों को पार करना है और उसके लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे इस को लेके हमको आगे बढ़ना है। और उसके साथ साथ जो हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने, छत्तीसगढ़ के राजनेताओं ने, साहित्यकारों ने, कलाकारों ने, ये कलाकार कम हैं, ये जो कलाकार हैं अपनी सटायर के माध्यम से ऐसी सी बात कह देते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में जो आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सटायर के माध्यम से कह जाते हैं, वो ताना दे जाते हैं, ऐसी कोई बात कह देते हैं जो दिमाग में रह जाता है। तो इनके सपने हैं, ये जो सपने देखे थे हमारे सभी साहित्यकार, कलाकार, हमारे लेखक, हमारे राजनेता, समाज सेवी के लोग, उसे पूरा करना है। और छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है, भाईचारा यहाँ रहा है और एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की परंपरा है हमारी रही है और सब लोग शांति से इस जीवन यापन करते। शांति के टापू को फिर से, क्योंकि बिना शांति की स्थापित किए आप विकास की बात नहीं कर सकते। आगे बढ़ना है तो शांति बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग सब मिल के छत्तीसगढ़ हमारे पुरखों की जो सपना है उसे साकार करना है। तो बहुत सारी जो आपने शेर कह दिया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश पे दम निकले। सर बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं कि आप जिस भाव से आगे बढ़े हैं, आप छत्तीसगढ़ को अपने सपनों के अनुरूप, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ले जाएं। मैं टीम से आग्रह करूंगा। बंसल न्यूज के दर्शकों को 9 वर्ष की भी बधाई और छेरछेरा पुण्य की भी बधाई। वाह वाह, बहुत धन्यवाद। हम सबकी तरफ से भी बहुत बधाई जी।